कभी सोचा है कि पुराने जमाने के राजाओं से लेकर बड़े बड़े हमलावरों तक हर कोई दिल्ली के तख्त के पीछे इतना पागल क्यों था। मतलब पांडवों से लेके मुगलों तक और मंगोलों से लेके दूसरे हमलावरों तक आखिर सबकी नजरें दिल्ली पर ही क्यों टिकी थीं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दिल्ली सल्तनत के पन्नों में। ये कहानी है सत्ता, खून और एम्बिशन की। एक ऐसी कहानी जो पूरे 300 साल तक चली। ये कहानी है 5 अलग अलग डायनेस्टीज की जिन्होंने दिल्ली पर राज किया और हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कैसे हुई। देखिए, दिल्ली सल्तनत की नींव ना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे राजवंश से जिसकी बुनियाद गुलामों ने रखी थी। सोचिए, गुलामों ने। हुआ ये कि साल 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और फिर 1206 में जब गोरी की मौत हुई तो उसी के सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान बना दिया गया। और यहाँ से शुरू हुआ एक लंबा सफर। अगले 320 सालों में दिल्ली ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 राजवंशों का दौर देखा। सबसे पहले मामुल्क यानी गुलाम वंश, फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद वंश और आखिर में लोदी वंश। ये है इस सल्तनत की पूरी टाइमलाइन। लेकिन ऐबक तो बस एक शुरुआत थी। सल्तनत का जो असली संस्थापक माना जाता है ना, वो था उसका दामाद इल्तुतमिश। और उसी ने एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग फैसला लिया, राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करने का। उसने अपना फोकस सिर्फ राज्य फैलाने पर नहीं बल्कि उसे मजबूत करने पर लगाया। और इसी के लिए उसने चालीसा मनाई, यानी 40 तुर्क सरदारों की एक काउंसिल, ताकि हुकूमत सही से चल सके। गुलाम वंश में एक से बढ़कर एक किरदार देखने को मिले। एक तरफ था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अपनी दरियादिली के लिए लाख बख्श कहलाता था। फिर आया इल्तुतमिश, जिसने चंगेज खां जैसे खूंखार हमलावर को हिंदुस्तान की सरहदों से दूर रखा, जो कोई छोटी बात नहीं थी। और हाँ, रजिया सुल्ताना को कैसे भूल सकते हैं, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और अकेली महिला, जिसने मर्दों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और फिर आखिर में आया गयासुद्दीन बलबन, एक बेरहम सुल्तान जिसने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया तक कह डाला। अब देखिए, गुलाम वंश के आखिरी दौर में जो साजिशें और कमजोरी आईं, उसने एक नए और भी ज्यादा बेरहम वंश के लिए दरवाजा खोल दिया। और ये दौर था खिलजी वंश का, दिल्ली सल्तनत का सबसे सबसे ताकतवर और सबसे खौफनाक दौर। इसी वक्त सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर भी पहुंची और अपनी क्रूरता के भी। तो इस वंश की शुरुआत की जलालुद्दीन खिलजी ने। एक बुजुर्ग और काफी नरम दिल सुल्तान था, लेकिन सल्तनत की रिवायत में शायद नरमी के लिए कोई जगह ही नहीं थी। सिर्फ 6 साल बाद 1296 में उसी के एम्बिशियस भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने तख्त के लिए बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। मतलब सत्ता के लिए अपनों का ही खून बहाना अब एक आम बात हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा। एक तरफ वो एक जबरदस्त विजेता था, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर। उसने गुजरात से लेकर दक्षिण में वारंगल तक कई राज्यों को लूटा, बेहिसाब दौलत जमा की, जिसमें हमारा मशहूर कोहिनूर हीरा भी शामिल था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उसने मंगोलों के हमलों से भारत को बचाया, बाजार में चीजों के दाम कंट्रोल किए और अलाई किला और अलाई दरवाजा जैसी शानदार इमारतें भी बनवाईं। और अलाउद्दीन की ताकत सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी, उसकी निजी जिंदगी में भी वो एक भयावह हद तक नजर आती थी। इतिहासकारों के मुताबिक उसके अय्याशी का आलम कुछ यूं था कि उसके पर्सनल हरम में 70,000, जी हाँ 70,000 से भी ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे कैद थे। ये नंबर उसकी एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर का एक डरावना सबूत है। अलाउद्दीन की मौत के बाद खिलजी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और इस पूरी अफरा-तफरी के बीच से उभरा एक नया वंश, तुगलक वंश। और इसी वंश में आया एक ऐसा सुल्तान जो था तो बहुत पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट, लेकिन उसके सनकी फैसलों ने पूरी सल्तनत को घुटनों पर ला दिया। नाम था उसका मोहम्मद बिन तुगलक। अब हुआ ये कि मंगोलों से बचने के लिए उसने एक बड़ा ही अजीब फैसला लिया कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया जाए। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने दिल्ली की पूरी आबादी को 1500 किलोमीटर दूर पैदल जाने का हुक्म सुना दिया। अब नतीजा क्या हुआ
जैसे ही दिल्ली खाली हुई, मंगोलों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। अपनी गलती का एहसास होते ही सुल्तान ने सबको वापस दिल्ली लौटने का हुक्म दे दिया। इस पागलपन भरे फैसले में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। कहते हैं कि जब उसकी मौत हुई तो एक इतिहासकार ने एक बड़ी चुभने वाली बात लिखी। उसने लिखा, सुल्तान को अपनी प्रजा से आज़ादी मिली और प्रजा को अपने सुल्तान से। सोचिए, ये एक लाइन उसके पूरे शासनकाल का निचोड़ बता देती है। मोहम्मद बिन तुगलक के फैसलों ने सल्तनत को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था, और इस कमजोरी का फायदा उठाया एक और मंगोल हमलावर ने, तैमूर। साल 1398 में उसने दिल्ली पर ऐसा कहर बरपाया कि इतिहास कांप उठा। सिर्फ 5 दिनों के अंदर उसने करीब 2 लाख लोगों का कत्लेआम किया और शहर को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। तैमूर के इस हमले ने सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। दिल्ली अब एक खंडर बन चुकी थी और सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। इसके बाद जो राजवंश आए ना, वो बस नाम के सुल्तान थे। सल्तनत अब धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी और एक नई, बहुत बड़ी ताकत के आने का स्टेज तैयार हो रहा था। पहले आया सैयद वंश। इतना कमजोर था कि उनका राज दिल्ली के आसपास के कुछ छोटे-मोटे इलाकों तक ही सिमट कर रह गया था। हालत ये थी कि उनका आखिरी सुल्तान तो बिना लड़े ही गद्दी छोड़कर भाग गया। फिर आया लोधी वंश, दिल्ली पर राज करने वाला पहला अफगान वंश। लेकिन इसका जो आखिरी सुल्तान था, इब्राहिम लोधी, उसके जुल्मों से उसके अपने ही सरदार इतने तंग आ गए कि उन्होंने काबुल के एक शासक को उसे हराने के लिए न्योता दे दिया। और वो शासक कौन था? वो था बाबर। साल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। इसी लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और बस इसी एक हार के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो चलिए अब घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या खास था? क्यों 300 सालों तक हर कोई उसे पाने के लिए लड़ता मरता रहा? देखिए, दिल्ली का महत्व कई वजहों से था। पहली बात, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर था। दूसरी बात, देश भर के सिक्के यहीं ढाले जाते थे, जिससे ये सबसे अमीर शहरों में से एक था। और सबसे जरूरी बात, ये पूरे साम्राज्य के लिए एक स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर था। मतलब सीधी सी बात थी, जिसका दिल्ली पर कब्जा, उसका पूरे उपमहाद्वीप पर कंट्रोल। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं था, वो सत्ता का सिंबल था। तो दिल्ली सल्तनत का सूरज तो डूब चुका था, लेकिन दिल्ली के तख्त पर एक नए और भी ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य का सूरज उगने ही वाला था, और वो था मुगल साम्राज्य।